दोस्तों नमस्कार। प्रधानमंत्री शर्म एल शेख जाएंगे या नहीं जाएंगे, वहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप आ रहे हैं और जो जानकारी है उसके मुताबिक निमंत्रण दिया जा चुका है, आप आइए और बातचीत कीजिए। लेकिन नौकरशाही की राय या कहें सलाहकारों की राय बहुत साफ है। जब तक टैरिफ पे कोई ऐसी स्थिति फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंचती है जो भारत के हित में हो, और भारत के राष्ट्रीय हित का मतलब यह है जो राष्ट्रपति ट्रंप इससे पहले चाह रहे हैं कि भारत के भीतर एग्रीकल्चर सेक्टर खुल जाए, भारत में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी नजर आने लगे और शायद रूस के साथ जो भारत के संबंध हैं वो कमजोर पड़ जाएं, भारत की मौजूदगी चीन के साथ बिल्कुल नजर ना आए। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री एससीओ की बैठक में शामिल होने चीन चले गए, यह भी अमेरिका को रास नहीं आया। लेकिन आज इस जगह पर खड़े होने की एक खास वजह है। हमारे ठीक पीछे साउथ ब्लॉक है, एक तरफ साउथ ब्लॉक, एक तरफ नॉर्थ ब्लॉक, बीच में रायसीना हिल्स की वो सड़क जो सीधे राष्ट्रपति भवन चली जाती है। साउथ ब्लॉक में प्रधानमंत्री कार्यालय है, विदेश मंत्रालय का कार्यालय है और सबसे ज्यादा हलचल इस वक्त प्रधानमंत्री कार्यालय की लाल दीवारों के भीतर है। विदेश मंत्रालय के नौकरशाहों की धड़कनें भी इस दौर में बिल्कुल नए तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाने को लेकर है। ऐसी परिस्थिति इससे पहले भारत में 1962 में तब आई थी जब चीन ने भारत पर हमला कर दिया था, या कहें 1962 के युद्ध के बाद एक झटके में बड़ी हलचल उस वक्त प्रधानमंत्री कार्यालय, उस वक्त विदेश मंत्रालय और उसके साथ साथ आर्थिक यानी वित्त मंत्रालय के भीतर भी गूंजा करती थी, क्योंकि जो संबंध चीन के साथ 1947 के बाद से चले आ रहे थे 1962 में, वो शायद एक धोखा और फरेब साबित हो गए। 1962 के बाद ये पहली स्थिति आई है भारत के सामने जब भारत के अपने वैदेशिक संबंध कैसे होने चाहिए, उन संबंधों को लेकर आने वाले वक्त में भारत अपनी विदेश नीति को कैसे बनाता है। उस विदेश नीति के आश्रय दुनिया भर के तमाम देश जो भारत के साथ इस वक्त संबंध बनाना चाह रहे हैं, उस संबंध में पहली बार एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। ये शिफ्ट इस नज़रिए से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत इससे पहले लगातार अमेरिका के करीब था, और जिसका जिक्र हमने कहा कि कल ही प्रधानमंत्री मोदी को इनविटेशन आया कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात शर्म एल शेख में कर सकते हैं। लेकिन भारत की मुश्किल यह है कि इस दौर में भारत की अपनी आर्थिक नीतियां और भारत की अपनी राष्ट्र हित की जरूरतें जो हैं वो अमेरिका के साथ टैरिफ समझौते की दिशा में बिल्कुल नहीं जाती है। इसीलिए भारत इस वक्त रशिया के साथ खड़ा है, भारत इस वक्त चीन के साथ खड़ा है, भारत इस वक्त अफगानिस्तान के साथ भी खड़ा है। और यह भी सबसे महत्वपूर्ण है कि जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत आए तो उन्होंने पहली बार भारत में ही पत्रकारों से बातचीत करते हुए खुले तौर पर यह कहा कि बगराम हम अमेरिका को नहीं दे सकते हैं जो अमेरिका सोच रहा है। और इसके पीछे दुनिया की नई कूटनीति ये मानकर चल रही है कि भारत इस वक्त दुनिया के मानचित्र पर सबसे ज्यादा पावरफुल हो या ना हो, लेकिन कूटनीतिक और वैदेशिक नीतियों के आश्रय संबंधों को कैसे बनाया जाए, सबसे महत्वपूर्ण भारत बन चुका है। और प्रधानमंत्री मोदी ये समझ चुके हैं कि दरअसल अमेरिका के सामने इस वक्त झुकने का मतलब बहुत साफ होगा। भारत की अपनी जो जरूरतें हैं उन जरूरतों से हटकर वो समझौता कर रहा है। इसीलिए साउथ ब्लॉक में नौकरशाहों की टीम के भीतर हलचल इसलिए कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका भी उस ब्यूरोक्रेसी से दो चार होता रहा है जो इससे पहले एक दशक से प्रधानमंत्री मोदी के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को साध रहे थे। उसमें एक व्यापक परिवर्तन आने वाले दिनों में आपको दिखाई भी देगा, जो इंटरनली चीज़ें परिवर्तित भी हो रही है। दूसरी बड़ी बात जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस वक्त है, प्रधानमंत्री मोदी जब आत्मनिर्भरता और स्वदेशी का जिक्र कर रहे हैं
तो उसके साथ पहली बार जो संघ के पुराने स्वयंसेवक जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री भी रहे थे, उनके जरिए भी बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। जिस मार्केट इकोनॉमी, जिस कंज्यूमरिज्म या कहें जो भारत की आर्थिक बाजार व्यवस्था है, उसमें पहली बार अगर सुप्रीम कोर्ट को लेटर पूर्व मंत्री मुरली मनोहर जोशी के जरिए लिखा गया, जिसमें कर्ण सिंह के हस्ताक्षर थे, उसमें गोविंदाचार्य जी के भी हस्ताक्षर थे, उसमें स्वदेशी जागरण मंच के अध्यक्ष रहे अश्वनी महाजन के भी हस्ताक्षर थे। लगभग 60 लोगों ने हस्ताक्षर करके सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर भेजा कि जो सड़कें बनाई जा रही हैं हिमालय के इर्द गिर्द, उससे इस पूरे इलाके में एक इम्बैलेंस हो गया है। लेकिन पहली बार उस लेटर के बाद कल फिर एक दोबारा लेटर भेजा गया और उसमें बाकायदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कहा गया कि 26 तारीख को यानी 26 सितंबर को हमने जो लेटर भेजा था, आपने इस पर क्या कार्रवाई की या आप क्या कार्रवाई की सोच रहे हैं। यह एक अलग दबाव की दृष्टि है। दूसरी परिस्थिति नौकरशाही की तरफ से आती है। ब्यूरोक्रेट, भारत के इंडियन फॉरेन सर्विस से जुड़े हुए अधिकारीगण, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत के एम्बेसडर्स की पहुंच और पकड़, और इन सब के बीच अमेरिकी एम्बेसडर कल जब प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हैं तो एक तस्वीर भेंट करते हैं। उस तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की वही तस्वीर है जो फरवरी के महीने में जब भारत के प्रधानमंत्री वाशिंगटन गए थे तो वहां पर दोनों प्रेस से मुखातिब थे। और उस तस्वीर को किसी एम्बेसडर के जरिए लाकर प्रधानमंत्री मोदी को भेंट करना, यह मैसेज बहुत साफ है कि अमेरिका के भीतर भी हलचल बड़ी हो चली है। अमेरिका में डेमोक्रेट्स हो या रिपब्लिकन हो, सभी ये बर्दाश्त कर पाने की स्थिति में नहीं है कि अगर भारत चीन और रशिया के खेमे में चला जाएगा तो अमेरिका के पास क्या बचेगा। और यहीं से शुरुआत होती है इस साउथ ब्लॉक प्रधानमंत्री कार्यालय के भीतर बैठे हुए अधिकारियों की, और आने वाले वक्त में भारत की विदेश नीति और कूटनीति को लेकर जिस नई दृष्टि का सवाल खड़ा हो रहा है, उसमें पहली महत्वपूर्ण बात यह है, इस वक्त के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल अमेरिका के साथ अधिकारियों के साथ बैठकर बातचीत करने की स्थिति में नहीं है। अमेरिकी अधिकारियों को लगता है कि भारत के कॉमर्स मिनिस्टर ने चीजें डिरेल्ड की। इन सब के बीच भारत के वो पूरी टीम जो अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़ी हुई है, जो लगातार टैरिफ पर अमेरिका से बातचीत कर रही थी, उसमें एक व्यापक बदलाव आने वाले वक्त में टैरिफ को लेकर कौन सा समझौता होगा, इसको लेकर अपने तौर पर अमेरिका चाहता है नई टीम हो। भारत के भीतर यह बड़ा सवाल है कि उसको अब अपनी नीतियों को इस तरीके से सामने रखना है जिसमें चीन के साथ करीबी भी दिखानी है, रशिया के साथ विरासत और धरोहर को संभालते हुए पुराने संबंधों को भी जागृत करना है, मिडिल ईस्ट को लेकर आने वाले वक्त की कूटनीति में अलग रास्ता भी नहीं पकड़ना है। गाजा को लेकर अमेरिकी प्लान का भारत ने समर्थन तो किया, लेकिन जिस शर्म अल शेख में भारत को इनविटेशन दिया गया है कि आइए राष्ट्रपति ट्रंप से आप मुलाकात कर लीजिए, उसको लेकर कहीं एक संशय की स्थिति है कि पता नहीं आखिरी मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप क्या कह देंगे। लेकिन इन सब से भी एक नई परिस्थिति इस दौर में आकर खड़ी हो गई है, वो है पाकिस्तान के रुख में परिवर्तन, पाकिस्तान और चीन के बीच अमेरिका का खड़ा होना, अमेरिका को एशिया को देखने की दृष्टि या फिर साउथ एशिया में अपने आप को लाने की स्थिति में उसके लिए पाकिस्तान सबसे महत्वपूर्ण देश है। भारत की घरेलू राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में पाकिस्तान कहीं फिट बैठता नहीं है। चाइना के सामने ये बड़ा संकट है कि अगर पाकिस्तान अमेरिका के करीब जा रहा है तो उसके लिए भारत का निकट होना महत्वपूर्ण है। इस बीच में 100% टैरिफ का लगना, 100% टैरिफ जो चाइना पर अमेरिका ने लगाया है, भारत के लिए ये लाभालाभ की स्थिति है। लेकिन 3 बड़े सवाल इस दौर ने पैदा कर दिए हैं। पहला बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका के साथ टैरिफ को लेकर दो हाथ की परिस्थिति में भारत के व्यापारियों के सामने सबसे बड़ा संकट ये है कि अब उनके पास कौन सा रास्ता बचेगा, वो कहाँ व्यापार करें
जिन छोटे देशों के साथ व्यापार होगा वहां मुनाफा उस रूप में होगा नहीं। दूसरी बड़ी बात, इस दौर में अगर व्यापारियों का दबाव है और सरकार के भीतर अमेरिकी नीति से शिफ्ट है, तो बड़े कॉरपोरेट हाउसेस इस दौर में एक नया दबाव क्या सरकार पर बनाएंगे और उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए नौकरशाही इस दौर में सक्रिय हो चुकी है या उसको सक्रिय किया जाए। तीसरी परिस्थिति है, जिस आत्मनिर्भरता और स्वदेशी का राग अपनाया गया, उसमें एक नौकरशाह ने अटल बिहारी वाजपेयी के दौर की एक मीटिंग का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि स्वदेशी को लेकर एक वक्त भारत की इकोनॉमी से सवाल जोड़ते हुए जिस वक्त यशवंत सिन्हा बतौर फाइनेंस मिनिस्टर हटे थे, जसवंत सिंह को बनाया गया था, स्वदेशी का राग था। उस मीटिंग में मौजूद थे विमल जलान जी। विमल जलान वही जो आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, और विमल जलान वही जिन्होंने पहली बार जब कमेटी प्रधानमंत्री मोदी ने बनाई तो विमल जलान से पूछा कि क्या रिजर्व बैंक से जो डिविडेंड लेते हैं उसकी कोई सीमा होनी चाहिए, वह कितना भी ले सकते हैं। तो विमल जलान ने उस सीमा को ख़त्म किया और कितना भी ले सकते हैं इस दिशा में चीज़ें आगे बढ़ गई। उस मीटिंग में अटल बिहारी वाजपेयी मौजूद थे, लाल कृष्ण आडवाणी मौजूद थे, मुरली मनोहर जोशी मौजूद थे, कृषि मंत्री के तौर पर नीतीश कुमार मौजूद थे, विमल जलान मौजूद थे, नौकरशाही की एक टीम भी थी। और रास्ता ये चुना गया कि दरअसल जिस स्थिति में भारत को उस समय, याद कीजिएगा तो गोल्डन ट्रायंगल का जिक्र होता है कि भारत में सड़कों का जाल कैसे बिछाया जाए। उस समय एक सवाल मुरली मनोहर जोशी ने यह कहकर उठाया था, सड़कें आप बना देंगे लेकिन प्रोडक्शन, आप वहाँ पर है कोई प्रोडक्शन या सिर्फ गाड़ियों की आवाजाही होगी? जब सड़क बन जाएंगे तो बड़े बड़े ट्रक आएंगे, ट्रक आपके पास है नहीं, अपनी टेक्नोलॉजी है नहीं, वहाँ पर वॉल्वो के ट्रक रेंगने लगे और फ़ायदा आपको नहीं होगा। और इसी से जुड़ा हुआ उस वक्त सवाल उठा था कि भारत प्रोडक्शन हब कैसे बन सकता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैसे आगे बढ़ सकता है। और संयोग से ये सारे सवाल इस वक्त पीएमओ के भीतर बैठी नौकरशाही इस पे चिंतन मनन कर रही है। और उसके भीतर ये सवाल है कि क्या वाकई भारत में प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कैसे बढ़ाएं जब टेक्नोलॉजी हमारे पास है ही नहीं। लेकिन इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषणों में जिन दो बातों का जिक्र किया, पैसा ब्लैक हो या वाइट हो, पिंक हो या कुछ भी किसी भी कलर का हो, वो भारत में आना चाहिए। यानी भारत का इन्वेस्टमेंट रुकना नहीं चाहिए, हम स्वदेशी का राग कितना भी अपनाते चलें। दूसरी बात, आत्मनिर्भरता और स्वदेशी का मतलब भारत का पसीना होगा। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विकसित देशों के सामने पश्चिमी देशों के इन्वेस्टमेंट को लेकर ये बात उभरने लगी कि भारत, पूरा भारत क्या गिरमिटिया मजदूर में तब्दील हो जाएगा। यानी कल तक जिस प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और टेक्नोलॉजी का जिक्र था, उसमें भारत में अभी भी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। और अगर टेक्नोलॉजी आपकी अपनी होगी ही नहीं तो फिर आप प्रोडक्शन कौन सा करेंगे, किसको करेंगे? ये सवाल मौजूदा वक्त में भारत की नौकरशाही स्वदेशी के राग के तहत परोस दे, उसके लिए प्रचार प्रसार के तौर तरीके बन रहे हैं। दूसरी बड़ी बात है कि जो इससे पहले नौकरशाही जिस इन्वेस्टमेंट को भारत में लाकर भारत के अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने का सोचती थी, उसमें एक ज़बरदस्त यू टर्न ऐसा आ गया कि अब उस कॉरपोरेट के पीछे या उस कंट्रीज के पीछे सिर्फ एक ही रास्ता सरकार के पास है, फ्री ट्रेड, यानी एफटीए पर साइन होते चले जाएं, तमाम देश करते चले जाएं। और इसका राग पीयूष गोयल देश भर के भीतर लगातार उठा रहे हैं। लेकिन जब आप इन तस्वीरों को देखते हैं तो उसके बाद क्या वाकई नौकरशाही में एक सबसे बड़ी हलचल इस बात को लेकर है कि प्राइम मिनिस्टर जिस रास्ते पर आर्थिक नीतियों के आसरे राष्ट्रहित का जिक्र कर रहे हैं, वो राष्ट्रहित है या नहीं है? नौकरशाही अपने नौकरी को सहेजेगी, संभालेगी और उसी लिहाज से आगे बढ़ेगी। और नौकरशाही की टीम भी वाह वाह कहने की स्थिति में कुछ बचेगा नहीं। तब यहाँ पर सवाल था, क्या संघ परिवार के भीतर से, और जो बात आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत ने अपने भाषण में ये कहकर कही कि एक लंबी गाड़ी अगर यू टर्न ले
तो यू टर्न लेने में एक थोड़ा रास्ता तय करना पड़ता है। क्या ये मैसेज संघ के तमाम संगठनों से जुड़ चुका है? क्योंकि अब यू टर्न लेने की स्थिति में क्या वाकई सरकार को लाने के लिए एक दबाव बाहर से भी बनाया जा रहा है? और इन सब के बीच नौकरशाही भी समझ नहीं पा रही है कि उसका रास्ता मौजूदा राजनीतिक सत्ता के साथ कितनी दूर चलने का है, या आने वाले वक्त में जिस रास्ते को अर्थनीति और राष्ट्रहित के आश्रय जोड़ा जा रहा है उसमें कोई व्यापक परिवर्तन करना ही पड़ेगा। और क्या वाकई इस देश के भीतर में उसी संघ परिवार के वही पुराने संगठन, वो किसान संघ हो सकता है, स्वदेशी जागरण मंच हो सकता है, कोई भी हो सकता है, क्या वो सक्रिय होंगे और इस बात को समझेंगे जिस बात का जिक्र सरसंघचालक ने दशहरा के दिन कर दिया? इसी सवाल के दायरे में मुरली मनोहर जोशी द्वारा उठाए गए सवाल जो आर्थिक नीतियों को लेकर है, जो इस वक्त हिमालय के इर्द गिर्द जो सड़क बन रही है, जो टूरिज्म को बनाया जा रहा है, होटल का निर्माण हो रहा है, गाड़ियों की आवाजाही हो रही है और उससे पूरा का पूरा वो क्षेत्र घायल है और उसमें सीधे दखल देने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट आ जाए, ये मैसेज दूसरे लेटर में, पहले लेटर में 63 लोगों के हस्ताक्षर थे, दूसरे लेटर में 90 पार लोगों के हस्ताक्षर है जो देश के अलग अलग हिस्सों में एक महत्व रखते हैं। लेकिन दोनों परिस्थितियों के बीच सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर है, क्या नॉर्थ ब्लॉक में प्रधानमंत्री कार्यालय, उसके बगल में विदेश मंत्रालय, सामने नॉर्थ ब्लॉक में वित्त मंत्रालय, और इन सब के बीच आरबीआई की सहमति बनाने के लिए क्या एक बड़ा व्यापक परिवर्तन नौकरशाही को लेकर और बहुत जल्द ही मंत्रियों को लेकर भी तो नहीं होगा? ये सवाल इसलिए बड़ा हो चला है क्योंकि एक व्यापक परिवर्तन अगर भारत की विदेश नीति, कूटनीति, अर्थनीति और राष्ट्रीय हित की परिभाषा को नए सिरे से मथने में लगी है सरकार, जो अपने आप को टिकाए रखने की पहली जरूरत है उसकी, तो क्या इसीलिए अब एक व्यापक परिवर्तन हर दिशा से होने वाला है? यहां से 4-5 सवाल निकले उससे पहले हमें लगता है कुछ तस्वीर आपको समझनी चाहिए। ये देश के सबसे ताकतवर जगह क्यों है, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक। जब आप इसको देखते हैं तो इसके साथ इसके बगल में पार्लियामेंट की इमारत भी आपको नजर आएगी, पुराना पार्लियामेंट और उसके बगल में नया पार्लियामेंट है। लेकिन यह स्थिति बहुत साफ तौर पर बतलाती है कि भारत की राजनीति में उथल पुथल पहली बार देश के अंदरूनी आर्थिक हालात और उन आर्थिक हालातों के लिए जिम्मेदार अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति दोनों का मिलन हो चुका है। भारत पर इस वक्त कर्ज तकरीबन 228 लाख करोड़ का है। वर्ल्ड बैंक के जरिए जो पैसा दिया गया, दुनिया की कतारों में सबसे ज्यादा लगभग 2.5 लाख करोड़ वर्ल्ड बैंक का पैसा भारत में आया, एक लिहाज से सबसे ज्यादा वो है। 228 लाख करोड़ यानी जब सत्ता मिली थी उस वक्त 49 लाख करोड़ था, वो बढ़ते बढ़ते 228 लाख करोड़ तक पहुंच गए। आज की तारीख में भारत के सामने या भारत के लोगों के सामने, सरकार सत्ता तो नहीं, लोगों के सामने सबसे बड़ा संकट यह है, जो प्रभावी तबका है, पैसे वाला तबका है, उसके लिए रुपया सबसे कमजोर है, डॉलर सबसे मजबूत है। उसके सामने मुसीबत है कि वो अगर इलाज के लिए बाहर जाए, अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए बाहर भेजे, या किसी भी तरीके का कोई बिजनेस अगर रुपए की डील में कर रहा है, क्योंकि नौकरशाही यहां पर सरकार को यही समझा रही है कि आप रुपए में डील करना सीख लीजिए, इससे रुपए की करेंसी बड़ी हो जाएगी। मुश्किल सवाल है। ईरान की इकोनॉमी कैसे डगमगाई और उसने किस तरीके से अपने इकोनॉमी को या अपनी करेंसी को नीचे कर दिया, यह भी हर किसी को नजर आ रहा है। चीन भी इन परिस्थितियों में समझते हुए दो दो हाथ करने को अब अमेरिका से तैयार है, जब 100% टैरिफ उस पर लगा दिया गया। भारत ने अभी भी कोई रास्ता नहीं पकड़ा और यह मैसेज डेंजरस है। नौकरशाही की एक लॉबी कहती है ये डेंजरस है, आप दोनों रास्तों पर चल रहे हैं। दूसरी तरफ यह है कि आप किसी एक रास्ते को अगर अपनाएंगे तो आप चिन्हित हो जाएंगे और उसके बाद दूसरा देश फिर आपको कटघरे में करने से हिचकेगा नहीं।
शायद इसीलिए नौकरशाही और मंत्रियों के भीतर जो सवाल इस वक्त हैं, वो सवाल एक परिवर्तन की दिशा में इस पूरे साउथ नॉर्थ ब्लॉक के भीतर नौकरशाही में और मंत्रियों के बीच भी एक हलचल पैदा किए हुए हैं। निर्मला सीतारमण की क्या भूमिका है, पीयूष गोयल की क्या भूमिका है, नितिन गडकरी की क्या भूमिका है, या फिर XYZ किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर्स को ले लीजिएगा तो किसी की क्या भूमिका है, इस सवाल पर यह देश खामोश हो जाता है, क्योंकि सबको पता है प्रधानमंत्री या PMO में बैठे हुई नौकरशाही टीम जो भी प्लानिंग करती है उसी को इंप्लीमेंट करने के लिए हर मंत्रालय सक्रिय होता है। लेकिन वह फेल हो रहा है क्या? क्योंकि मोनेटाइजेशन को लेके जो 10 लाख करोड़ का एक फार्मूला तैयार किया गया, जो इससे पहले 6 लाख करोड़ का था 2022 में, वह 6 लाख करोड़ तक पूरा नहीं पहुंच पाया, लेकिन फिर भी 5-5.5 लाख करोड़ पहुंच गया। लेकिन उस समय तक अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इस तरीके की आर्थिक हलचल नहीं थी। अब बड़ा सवाल यह है, जब हलचल है तो 10 लाख करोड़ का जो प्रोजेक्ट था, अलग अलग मंत्रालय बताएं कौन सा काम प्राइवेट सेक्टर के हाथ में देना है, सबने अपने हाथ खींच लिए। सबने अपने हाथ खींच लिए। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कोई कॉरपोरेट या कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन उसको अपने हाथ में लेने को तैयार नहीं है। ये परिस्थिति भारत के भीतर पहली बार, या कहें बीते 10-11 वर्षों में, कॉरपोरेट की मुश्किल हालात और सरकार की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति आपस में टकराती हुई, या फिर इस देश की राष्ट्रहित की जो परिभाषा रची गई, बताई गई दुनिया को, उसके सामने मुश्किल सवाल अमेरिका भी है और आने वाले वक्त में चीन भी होगा। चीन के साथ दोस्ती नहीं, डील कीजिए, यह भी एक प्रोजेक्ट है। रशिया के साथ जो लाभ हो सकता है उसको उठाइए जरूर, लेकिन उस पर पूरी निर्भरता आप नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उसकी ज़रूरतें भी, जब वो अमेरिका से टकरा रहा है और चीन के साथ खड़ा है, तो आने वाले वक्त में उसकी ज़रूरतें शिफ्ट होगी। पाकिस्तान को लेकर जो रास्ता भारत अख्तियार अभी तक करता रहा है, अगर वो अमेरिका के साथ खड़ा और अमेरिका खुलकर उसको मदद कर रहा है, तो परिवर्तन अमेरिका के साथ संबंधों में बनाने को लेकर है, या फिर चीन के साथ ज़्यादा देर तक संबंध ना टिकने को लेकर है। यानी 4 फ्रंटों पर भारत की नौकरशाही, भारत के मंत्रियों की मंत्रणा, प्रधानमंत्री कार्यालय के भीतर की धड़कन, ये सारी चीज़ों को खुले तौर पर बता रही है। और शायद इसीलिए ये तस्वीरों के आसरे जब आप परखते हैं, तो आप इस बात को समझने की कोशिश आखिर में जरूर करेंगे। ये सारे सवाल यहाँ से जब उठेंगे तो और कहीं नहीं, पार्लियामेंट के भीतर जाएंगे, और पार्लियामेंट के भीतर विपक्ष घेरने को तैयार है, और पहली बार कॉरपोरेट में एक बड़ा शिफ्ट नज़र आ सकता है जब पार्लियामेंट शुरू हो और आर्थिक और वैदेशिक नीतियों को लेकर सवाल बड़े हो जाएं। इंतज़ार कीजिए, बहुत दिन इसमें है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।